ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तावस्था, जिसको बोला गया है पंचम क्रियाकाल। व्याधि का अब यहाँ पर क्या है, व्यक्तावस्था यानी कि व्यक्त होना शुरू हो गई, प्रकट होना शुरू हो गए। क्या लक्षण, यहाँ पर लक्षण प्रकट होना शुरू हो गए। तो व्याधि का प्रत्यक्ष रूप ही व्यक्तावस्था है। व्यक्तावस्था व्याधि की वह अवस्था है जिसमें दोष दूष्य, अब वहां पर जो दोष दूष्य समूचना हुई है, जो दोष दूषित हुए, जो दूष्य दूषित हुए हैं, जिन दोषों ने, जिन दोषों दूषियों को दूषित किया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी जो भी डिजीज होने वाली है उसके सिम्टम उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो व्यक्तावस्था व्याधि की वह अवस्था है जिसमें दोष दूष्य समूचना के फलस्वरूप व्याधि के लक्षण या चिन्ह क्या हो जाते हैं, प्रकट, यानी कि साइन एंड सिम्टम दोनों आना शुरू हो जाएंगे व्यक्तावस्था में। व्यक्त हो रही है, दोष दूष्य समूचना हुई, अब यहाँ पर कंप्लीटली सिम्टम उत्पन्न होना शुरू। अब जैसे शोफ, विसर्प, ज्वर, अतिसार, ये भी व्याधियां हैं। ये जो कोई भी डिजीज है, इनके जो जो सिम्टम होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसे चिकित्सा का, अब इसी यहाँ पर लक्षण उत्पन्न हो गए, लक्षण उत्पन्न हो गए यानी कि अब जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी कोई अनजान व्यक्ति है या जाना हुआ है, जो भी है, जो अब तक नहीं पहचान पाया, संचय में, प्रकोप में, प्रसर में, व्यक्त और स्थान संचय तक जो नहीं पहचान पाया कि मेरे अंदर कोई भी डिजीज उत्पन्न होने वाली है, अब यहाँ तो पहचान जाएगा, यहाँ तो उसको सिम्टम आ जाएंगे, यहाँ तो अब उसको एकदम दिखाई देने लग जाएगा कि ज्वर आया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको फीवर आ गया। अब तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे कोई ना कोई डिजीज हो गई है, तो अब तो जाएगा ना वो चिकित्सक के पास। तो ये क्या है, पंचम क्रियाकाल है। अब कोई पागल ही होगा जो इसमें भी अपना ट्रीटमेंट ना करवाए। तो इसे चिकित्सा का क्या बोला गया है, पंचम क्रियाकाल बोला है। जिस अवस्था में प्रत्येक रोग के मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं और उन लक्षणों के उत्पन्न होने से रोग किसी विशेष नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर सिम्टम आ रहे हैं और जैसे वो जो सिम्टम आ रहे हैं वो जिस डिजीज जैसे लगेंगे हमें, हम उसे उसी व्याधि का नाम दे देंगे। यानी कि लक्षणों के आधार पर ही तो व्याधि का नाम दिया जाता है। जिस व्याधि के जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो व्याधि वही होगी। यानी कि जो भी संहिताओं में बता दिया है कि ज्वर के ये लक्षण होते हैं, गुल्म के ये लक्षण हैं, जो भी बता दिए हैं, चिकित्सक या व्यक्ति उनको वही नाम दे देगा। उस अवस्था को क्या बोल दिया, व्यक्तावस्था। तो व्यक्तावस्था में इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। व्यक्तावस्था में आपको याद रखना है कि लक्षण यहाँ पूरी तरह से प्रकट हो जाएंगे। लक्षण प्रकट हो जाएंगे तो यहाँ पर तो क्या है, उसको साफ साफ दिखने लग जाएगा। यानी कि कोई भी व्याधि का नाम भी यहाँ हम दे सकते हैं। जैसे जैसे लक्षण, उन लक्षणों के आधार पर व्याधि। संताप हो रहा है तो ज्वर है, और उसको लूज मोशन हो रहे हैं तो अतिसार है, बॉडी के अंदर इडिमा हो रही है तो शोफ है, और रक्त दूषित हुआ है, रक्त की वजह से वो पूरी बॉडी में फैल रहा है तो वो विसर्प है। उस आधार पर हम उसको नाम दे देंगे। जैसे कि अतिसार में मल का निकलना, आद्मान में पेट का फूलना, ये लक्षण व्यक्त हो गए और लक्षणों के आधार पर हमने उस व्याधि का नाम दे दिया। फिर है भेदावस्था, ये है छठवां क्रियाकाल, षष्ठम क्रियाकाल। यह रोगोत्पत्ति की वह अवस्था है जिसमें व्याधि तीव्र, जीर्ण या असाध्य हो जाती है। अब यहाँ भी वो व्यक्ति उस व्याधि को ठीक कर सकता था, ठीक कर सकता था, ट्रीटमेंट ले सकता था। मान लो या तो ट्रीटमेंट ही नहीं लिया, या फिर लक्षण ही इतने ज्यादा हैं कि वो ट्रीटमेंट से ठीक ही नहीं हो रहे, तो रोग जाएगा भेदावस्था तक। भेदावस्था के अंदर क्या होगा, व्याधि और तीव्र हो जाएगी, क्रोनिक होती जाएगी, और उसके लक्षण है वो और ज्यादा प्रकट होते जाएंगे और व्याधि असाध्यता की तरफ जाएगी। तो अगर यहाँ भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अंतिम तो क्या है, मरना ही है उसको। तो क्रियाकाल की अन्य अवस्थाओं के विपरीत इस अवस्थाओं में यह विशेषता होती है कि इसमें पहुंचने के पश्चात रोग जीर्ण हो जाता है। यहाँ हम कहते आए थे कि यहाँ पे तो आप ट्रीटमेंट करवा लो, चिकित्सा का पांचवा अवसर है, चौथा अवसर है, तीसरा अवसर है, यहाँ हम बोलते आए थे। लेकिन अगर यहाँ पर उसने नहीं सुना, यहाँ पर ठीक नहीं किया, पांचवें काल तक उसने ठीक नहीं किया और भेदावस्था तक रोग को पहुंचा दिया, तो रोग क्या हो जाएगा, जीर्ण हो जाएगा। अब आपको क्या है, बहुत लंबा या तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि ट्रीटमेंट आप भले ही ले रहे हो, रोग ठीक भी ना हो। तो वो डिपेंड करता है कि उसको रोग कौन सा हुआ है। क्रियाकाल की अन्य अवस्थाओं के विपरीत इस अवस्था में यह विशेषता होती है कि इसमें पहुंचने के पश्चात रोग क्या होगा, जीर्ण हो जाएगा, व्याधि बहुत पुरानी हो जाएगी, क्रोनिक होती जाएगी, और इस समय भी चिकित्सा नहीं करी, इस समय भी वो डॉक्टर के पास नहीं आया, तो रोग असाध्यता की श्रेणी में आ जाएगा। और फिर वो भले ही जब एक बार असाध्यता की में आ गया तो फिर वो भले ही डॉक्टर के पास आ जाए, फिर तो डॉक्टर ही कह देगा कि अब तक घर पे रहे, अब भी आप घर पे रहिए, अब भी मत आए, अब भी क्यों आए।
तो ऐसा है ये षष्टम क्रियाकाल में, यानी कि अगर स्टार्टिंग में भी आ गया वो व्यक्ति तो भी उसकी चिकित्सा की जा सकती है, लेकिन असाध्य होने के बाद स्पेशली प्रत्याख्यान अवस्था में आया वो व्यक्ति तो चिकित्सक भी उसको बचा नहीं सकता, उसकी चिकित्सा नहीं कर सकता। तो ये कंप्लीट हुआ है आपका षट क्रियाकाल। उसके बाद है इन दोनों में अंतर, निदान पंचक और षट क्रियाकाल में अंतर। देखिए क्या अंतर है, अब दोनों टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अंतर का भी अगर जैसे मान लो षट क्रियाकाल तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर में, षट क्रियाकाल 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि काफी बड़ा है। लेकिन अगर अंतर पूछे तो यहाँ से भी 5 नंबर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार, निदान पंचक और षट क्रियाकाल में अंतर। अगर नहीं भी आया हुआ है तो ये क्वेश्चन अच्छा है, उठ सकता है। देखिए, निदान पंचक व्याधि ज्ञान के उपाय हैं, ठीक है? व्याधि ज्ञान के उपाय हैं जो रोग की विभिन्न अवस्थाओं का के सूचक हैं। अब व्याधि ज्ञान के उपाय क्यों बोल रहे हैं? कि हर व्याधि के अपने अलग पूर्व रूप है, अलग लक्षण है, अलग संप्राप्ति है। हमें हर व्याधि के पूर्व रूप, लक्षण, संप्राप्ति का ज्ञान है, तो हम उस व्याधि का ज्ञान इजीली कर सकते हैं। निदान पंचक के अंदर होता ही क्या है? निदान, पूर्व रूप, लक्षण और संप्राप्ति। अगर हमें हर डिजीज की संप्राप्ति पता हो, हर डिजीज के पूर्व रूप पता हो, हिक्का के पूर्व रूप ये हैं, कास के ये हैं, श्वास के ये हैं, तो हम उस व्याधि का ज्ञान आसानी से कर सकते हैं, पूर्व रूप को देख के, लक्षण को देख के, संप्राप्ति को देख के। जो रोग की विभिन्न अवस्थाओं के सूचक हैं, वही कि पूर्व रूप क्या है उसके और लक्षण क्या है। षट क्रियाकाल किसी अभी पढ़ा है, षट क्रियाकाल किसी भी व्याधि में चिकित्सा करने का अवसर है। अगर हमें पता चलता जा रहा है, संचय अवस्था में पता चल गया तो वहां कर सकते हैं, प्रकोप में पता चला तो वहां कर सकते हैं, तो ये क्या है? चिकित्सा का अवसर है। निदान पंचक व षट क्रियाकाल दोनों एक ही व्याधि को जानने के दो दृष्टिकोण है, ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी डिजीज हो रही है, कोई भी डिजीज हो रही है तो षट क्रिया काल को लेके चलो पहले तो आप, ठीक है? यानी कि संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा, स्थान संचय होगा। यानी कि संचय, प्रकोप, प्रसर, या संचय की केवल बात करो तो संचय में क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? संचय किस वजह से हो रहा है? निदान सेवन कर रहे हैं। प्रकोप भी किस वजह से हो रहा है? निदान सेवन कर रहे हैं। फिर प्रकोप से आगे दोष का क्यों गया प्रसर में? क्योंकि फिर हमने निदान सेवन किया, इसलिए तो दोष को मजबूर होना पड़ा अपना स्थान छोड़ने के लिए। तो अगर निदान पंचक का पहला टॉपिक हम बात करें, निदान, संचय प्रकोप तक भी क्या है? हम लगातार निदान सेवन करते रहते हैं, यानी कि हम निदान सेवन तो हम आगे तक भी कर सकते हैं, रोग के भेदावस्था तक भी हम निदान सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसे हम निदान सेवन को रखें तो हम कहाँ रखेंगे उसे? संचय में और प्रकोप में और प्रसर में भी रख सकते हैं। तीनों स्टेज में हम निदान सेवन को रख सकते हैं, लेकिन स्पेशली संचय, जब भी दोष बढ़ना शुरू हुआ तो वो चुप अपने आप ही, तो ऐसे दोष को तो मजे नहीं आ रहे कि चलो मैं अपने आप ही बिना किसी चीज के संचित हो लेता हूँ या प्रकोप हो लेता हूँ। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, और कारण ही क्या होता है? निदान, ठीक है? तो निदान को हम रखेंगे संचय के अंदर। तो ये दोनों एक ही व्याधि के दृष्टिकोण है। कैसे? कोई भी डिजीज है, ज्वर है, गुल्म है, अतिसार है, जो भी, या कास है, हिक्का है, जो भी आप समझो, कोई भी एक डिजीज है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि निदान सेवन से व्याधि होती है। तो निदान सेवन से व्याधि हो रही है, साथ साथ अगर षट क्रिया काल के पहले टॉपिक की बात करें, निदान सेवन से संचय भी तो होगा, प्रकोप भी तो होगा, प्रसर भी तो होगा। अगर हम उसी हिक्का को देखें तो निदान पंचक का तो निदान भी आ रहा है और षट क्रिया काल के भी सारी जो अवस्थाएं हैं वो भी एक एक करके आएंगी। यानी कि कोई भी एक डिजीज को समझने के लिए हम या तो उसका षट क्रिया काल देख सकते हैं कि उसका संचय कैसे हुआ, संचय कहाँ हुआ, उसका प्रकोप कहाँ हुआ, उसका प्रसर कहाँ हुआ, स्थान संचय में कौन से दोष दूष्य की समूर्छना हुई, लक्षण कौन से व्यक्त हुए और भेदावस्था में वो व्याधि गई कि नहीं गई, हम षट क्रिया काल से भी देख सकते हैं। हम उसी व्याधि को निदान से भी, निदान पंचक से भी देख सकते हैं कि कौन से निदानों का सेवन किया, कौन से पूर्व रूप उत्पन्न हुए, कौन से लक्षण थे, क्या उसकी संप्राप्ति थी। तो हम दोनों एक ही डिजीज को दोनों चीजों से समझ सकते हैं, निदान पंचक से भी, षट क्रियाकाल से। एक ही व्याधि को समझने के दो अलग दृष्टिकोण हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? चिकित्सा का निर्धारण। क्योंकि निदान पंचक से अगर हमें संप्राप्ति से समझ आ गया कि ये व्याधि ये है, तो हम युक्ति लगाकर उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे ही षट क्रियाकाल का तो आपके सामने है ही, उसको क्या बोल रहे हैं हम कि ये चिकित्सा का अवसर है। तो दोनों से ही हमें, हमारा चिकित्सक का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? उसको तो चिकित्सा करनी है, उसको तो रोग ठीक करना है, और दोनों से ही हम रोग को समझ सकते हैं, दोनों से ही हम किसी भी व्याधि को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये बोलो कि यहाँ पे ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन स्थान संचय से हम पता नहीं कर सकते कौन सा दूषित हुआ है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
प्रकोप प्रसर से हम दोष को पता कर सकते हैं। प्रसर में जिस स्थान पर दोष गया हम उस स्थान की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये भी चिकित्सा का अवसर है और ये भी चिकित्सा का अवसर है। दोनों से ही हमें अल्टीमेटली करना क्या है, रोगों की चिकित्सा। तो यहाँ तक तो ये हुआ। फिर देखिए इनके अंदर अंतर। अब अंतर में वही बात है जो अब तक मैंने बोली है। षटक्रिया काल का सबसे पहला टॉपिक संचय। शरीर में दोष अथवा दोषों का अपने विशिष्ट स्थान में संचित होना। जिस स्थान पर भी संचय पढ़ चुके वही चीज लिखी है, जिस स्थान पर भी दोष है उसी जगह उनका थोड़ा थोड़ा संचित होना या बढ़ना। ठीक है, ये हुआ संचय। प्रकोप में क्या है, शरीर का दोषों में और मार्गमन। प्रसर में क्या है, निज स्थान को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। स्थान संचय में क्या है, स्रोतोदृष्टि होगी, दोष दूसरे समूर्छना होगी। ठीक है, व्यक्तावस्था में व्याधि के विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होंगे और वेदावस्था में रोग या तो ठीक हो जाएगा, ये भी लाइन याद रखनी है, भेदावस्था में रोग या तो शांत हो जाएगा चिकित्सा से या फिर असाध्य होकर के मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो आपको समझ आता है। अब इधर इनमें अंतर देखिए, अंतर इनमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो अंतर करके ये टॉपिक बनाया गया है, ऐसे अंतर वाली इनके अंदर कोई खास बात है नहीं, बल्कि अंतर नहीं है, ये तो हम इनमें समझ रहे हैं कि दोनों को कहाँ-कहाँ रख सकते हैं। अब देखिए संचय में ही, अब संचय किस वजह से होता है, निदान सेवन से। तो निदान ही रोग का क्या होते हैं, निमित्त कारण। निमित्त कारण यानी कि जिसकी वजह से वो चीज हो रही है, तो निदान ही उस रोग का क्या होते हैं, निमित्त कारण होते हैं। प्रकोप के अंदर क्या है, यहाँ पर प्रकोप यह है, यहाँ पर क्या लिखा है, जो केवल अव्यक्त लक्षणों से व्यक्त हो, परिलक्षित हो। यानी कि जब भी निदान सेवन करते हैं तो पूर्ण रूप तक पहुंचने तक, पूर्ण रूप में जहाँ थोड़े थोड़े लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो पूर्ण रूप से जब पहले जो भी स्टेज होती होगी, यानी कि जो भी पूर्ण रूप उत्पन्न होने वाले हैं, वो उससे जब भी वो व्यक्त होते हैं, पूर्ण रूप जब भी व्यक्त होते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी पूर्ण रूप उत्पन्न होने वाले हैं, उससे थोड़े से टाइम पहले की अगर हम बात करें तो वही लक्षण अव्यक्त रूप में भी तो रहते हैं। यानी अव्यक्त यानी कि अभी तक पूर्ण रूप या रूप व्यक्त नहीं हुए हैं, उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो जो केवल अव्यक्त लक्षणों से परिलक्षित हो, यानी कि यहाँ पर पूर्ण रूप या लक्षण व्यक्त नहीं होते हैं, प्रकोप तक भी अभी लक्षण व्यक्त नहीं हो रहे। यहाँ तो निदान सेवन से केवल ये इस स्टेज तक बढ़ा है कि ये आगे यहाँ तक लेके जाएगा रोग को, आगे पूर्ण रूप उत्पन्न करेगा। अभी भी केवल ये अव्यक्त अवस्था में ही है, यानी कि व्यक्त नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े टाइम में ही व्यक्त हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। स्थान संश्रय को तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि स्थान संश्रय में ही पूर्ण रूप उत्पन्न होते हैं। व्यक्तावस्था को अभी हमने ढंग से पढ़ा है कि इसमें क्या है, व्याधि के लक्षण उत्पन्न होते हैं, रूप क्या होते हैं, व्याधि के लक्षण ही होते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में अंतर कह लो आप, समझने के लिए टॉपिक का नाम है इस वजह से। वरना ये ऐसे है कि बस आप निदान पंचक के निदान को संचय अवस्था से कोरिलेट कर सकते हो, स्थान संश्रय को पूर्ण रूप से कर सकते हो, व्यक्तावस्था को रूपावस्था से कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका उठ सकता है।